जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी पॉलिटी की क्लास निरंतर चल रही है। हफ्ते में करीब 5 वीडियोस पढ़ रही हैं पॉलिटी की। तो और पॉलिटी में हम लोग देख रहे थे फंडामेंटल राइट्स, जिसे शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो मूल या मौलिक अधिकार। तो मूल अधिकार में हम लोग अनुच्छेद 12 से 15 तक खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 16 के विषय में। 16 में जितनी भी बातें हैं कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में पूर्ण हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 16 के विषय में एक एक कीवर्ड से। देखिए अनुच्छेद 16 का उद्देश्य क्या है? सरकारी नौकरी में समान अवसर। किसको समान अवसर मिलेगा? तो देखिए जो भी नागरिक है ना, इन नागरिकों को समान अवसर देना सरकारी नौकरी में। सबसे पहले हम लोग अब आज यही देख लेते हैं कि कौन कौन सा मूल अधिकार है जो केवल नागरिक को मिले हैं। तो देखते हैं केवल नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार, केवल नागरिक को मिले फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो ये ऐसे 5 मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिक को प्राप्त हैं, नागरिक के अलावा किसी और को नहीं मिले हुए हैं। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 ये केवल नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार हैं। और जब राष्ट्रीय आपातकाल 359 के तहत लगेगा तो ये मूल अधिकार अनुच्छेद 19 निलंबित होगा, लेकिन ऐसे अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। और कुछ अपवाद भी है आपातकाल के समय मूल अधिकार से संबंधित, वो आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मेन स्लाइड पे आते हैं सबसे पहले कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 1 समान अवसर की बात कर रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 1 कह रहा है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने का समान अवसर मिलेगा। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में पाने का समान अवसर मिलेगा, यानी ये प्रावधान सरकारी नौकरी यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर लागू होता है, निजी नौकरी पर नहीं लागू होता। जैसे केंद्र सरकार यूपीएससी या यूपीएससी, तो केंद्र सरकार यूपीएससी एग्जाम कराती है और हमारी यूपी सरकार यूपी पीसीएस कराती है। तो इसमें ये नियम लागू होगा कि जो भी भारत का नागरिक है वो अगर योग्य है तो वो यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, अगर वो योग्य है भारत का नागरिक तो यूपी पीसीएस का एग्जाम दे सकता है। सरकार उसकी योग्यता के आधार पर उसे एग्जाम देने से रोक नहीं सकती। यही बात अनुच्छेद 16 कह रहा है, 16 का क्लॉज 1। फिर अनुच्छेद 16(2) भेदभाव पर रोक। देखिए राज्य किसी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो कौन कौन से आधार हैं? वो आधार यही दिए हुए हैं। तो देखिए राज्य जो है धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास, इन 7 आधारों पर यानी टोटल 7 आधारों पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ सरकारी नौकरी देने में भेदभाव नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 16(3), 16(3) में क्या कहा है कि संसद किसी राज्य में कुछ नौकरियों के लिए निवास की शर्त लगा सकती है और ये जो प्रावधान है कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। मतलब कहने का जैसे ये भारत है, ठीक, ये हमारा प्यारा प्यारा है भारत। तो अब भारत में देखिए अनुच्छेद 16(1) क्या कह रहा है कि
और 16(2) क्या कह रहा है कि पूरे भारत में सरकार या राज्य जो है नागरिक को नौकरी देने से रोक नहीं सकती। लेकिन जो अनुच्छेद 16(3) है वो क्या कह रहा है कि संसद इसमें निवास की शर्त जोड़ सकती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब यूपी के इस जिले में टाइगर रिजर्व हो, तो ये बताओ इस टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ के आम लोग ज्यादा जानेंगे या फिर जो कर्नाटक और केरल के लोग हैं वो जानेंगे? तो आम लोग जानेंगे। इसलिए सरकार यहाँ ये नियम लगा सकती है ना कि इस टाइगर रिजर्व में जो ड्यूटी होगी वन रक्षक की वो सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के निवासी ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो जानकार होगा उसको इस जान को खतरा नहीं होगा, लेकिन जो जानकार नहीं है उसको खतरा हो सकता है ना। तो इन आधार पर मतलब युक्ति संगत रोक लगेगी, ऐसा नहीं कि मनमाना लगा दे। तो अनुच्छेद 16(3) का कहना है कि कुछ नौकरियों में निवास की शर्त जुड़ सकती है, और ये कब होगा? विशेष परिस्थिति में। फिर है अनुच्छेद 16(4). 16(4) क्या कह रहा है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण किसमें? देखिए अनुच्छेद 16(4) कह रहा है कि जिन वर्ग का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो उनको रिजर्वेशन या आरक्षण मिल सकता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि भारत में ओबीसी में कई पार्ट आते हैं, जैसे एससी है, एसटी है, तो ओबीसी से नीचे ये सभी पार्ट हैं। अब भारतीय इतिहास को उठाकर देखा जाए तो इन दोनों समाज को शिक्षा से वंचित किया गया था, ठीक। यानी ये इनके साथ छुआछूत वाला व्यवहार हो रहा था। जब इनके साथ छुआछूत का व्यवहार हो रहा था तो इन्हें शिक्षा नहीं ग्रहण करने दी गई, जिसकी वजह से इनका जो प्रतिनिधित्व है इतिहास या प्राचीन काल से बोल दीजिए या मध्यकाल से ही बोल दीजिए, सभी जो सरकारी क्षेत्र हैं या फिर बोल सकते हो कि जो राज्य के कार्य वाले क्षेत्र हैं उनमें बहुत कम रहा है। तो अब इनका भी प्रतिनिधित्व तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इन लोगों का दमन किया गया, ये शोषित लोग हैं, तो इनका शोषण आगे से ना हो, इनका दमन आगे से ना हो, इसलिए इनको आरक्षण इन्हें सरकार दे सकती है ताकि इनकी भागीदारी नौकरी में बढ़ जाए और इनका कोई दमन या शोषण ना कर सके। फिर अगला है अनुच्छेद 16(4)(a), 16(4)(b). तो देखिए अनुच्छेद 16(4)(a) कह रहा है कि SC/ST वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। मतलब जैसे कोई SC SDM बना हुआ है, अब इसे SDM से DM बनाना हो तो इसमें रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जा सकता है। यानी SC समाज के इस व्यक्ति को SDM से DM बनाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है, यही 16(4)(a) कह रहा है। और जो 16(4)(a) है ये मूल संविधान में नहीं था, ये 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया। 16(4)(b) कह रहा है बैकलॉग रिक्तियां। तो इसमें कहा गया कि आरक्षित पद यदि किसी वर्ष खाली रह जाए तो उन्हें अगले वर्षों में जोड़ा जा सकता है। यह प्रावधान बैकलॉग रिक्तियों को भरने में होता है। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम देते हैं, ठीक। यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसे मान लीजिए सेमेस्टर वाइज हो रहा है, ठीक। ये सेमेस्टर, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकंड सेमेस्टर है, ये थर्ड सेमेस्टर है। अब ये बताइए अगर मैं सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम ना दूं और मैं जब मार्कशीट जाऊं लेने के लिए तो मार्कशीट मुझे कौन कौन से सेमेस्टर की मिलेगी? मतलब मैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, लेकिन सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया, तो जो मुझे मार्कशीट मिलेगी इस पर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर इन तीनों के मार्क्स तो होंगे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर का मार्क्स नहीं होगा। और सेकंड सेमेस्टर का मार्क्स आ जाए इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा, और इसी को कहते हैं बैक पेपर। तो वैसे ही रिजर्वेशन में भी होता है, जो बैक हो जाता है या फिर जो पद खाली रह जाता है
आरक्षण वाला, तो उसे पहले भरना पड़ता है। जो नया पद आएगा उसके साथ ही, मतलब जो बचा है ये तो है ही, जो नया पद आया है इसको तो ये अलग माना जाएगा, ये अलग माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस छोटे वाले को मतलब लाग वाले को नई भर्ती में जोड़ दिया जाए। फिर है 16(5). 16(5) धार्मिक संस्थाओं के बारे में कह रहा है कि धार्मिक संस्थाएं अपने धर्म के लोगों को नियुक्त कर सकती हैं। मतलब कहने का है कि 16(5) के तहत जैसे ये देखिए मंदिर है, ठीक, अब ये लोग हैं, ये भाई साहब हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं और ये हैं बौद्ध। अब बताइए मंदिर में जो है पूजा पाठ कौन जाकर करेगा? मंदिर में लोगों जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको पूजा कौन करवाएगा? मुस्लिम समाज का वर्ग जाएगा या बौद्ध समाज का वर्ग जाकर वहां पूजा पाठ करेगा? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर में जो पूजा होना है उसकी एक विशेष विधि होगी, उस विधि का जानकार जाएगा या उस विधि को मानने वाला जाएगा। यानी इस मंदिर में जो पूजा पाठ होगी वो हिंदू धर्म का व्यक्ति ही जाकर करेगा, करवाएगा। यहाँ मुस्लिम या बौद्ध नहीं जाएगा पूजा पाठ करवाने। तो यही अनुच्छेद 16(5) कह रहा है कि धार्मिक संस्थाओं में धर्म विशेष के व्यक्ति की नियुक्ति होगी। वहीं 16(6) है, 16(6) जो है ईडब्ल्यूएस के बारे में कहता है कि ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और शेयर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।